तो ढेर सारी खबरें हैं आज आपके लिए, जो आपके काम की भी है, आपके फायदे की भी है और कई जगह आपकी जेब पे भारी भी होंगी। तो बुलेटिन की शुरुआत ऐसी ही दो अहम खबरों के साथ। जहां दूध थोड़ा सस्ता हुआ है, वहीं मुंबई में सफर महंगा हो गया है। अमूल ने दूध के दाम घटाए हैं, लेकिन मुंबई में ऑटो, बस और टैक्सी का किराया महंगा हो गया है। पहले बात करेंगे मुंबई में बस, टैक्सी और ऑटो किराए में बढ़ोतरी पर। अब मुंबई में ऑटो और टैक्सी के साथ बस का सफर थोड़ा जेब पर भारी होगा। सरकार ने ऑटो और टैक्सी का किराया 3 रुपए से बढ़ा दिया है। टैक्सी का किराया 28 रुपए से बढ़कर 31 रुपए, ये मिनिमम किराए की हम बात कर रहे हैं। वहीं ऑटो का मिनिमम किराया 23 रुपए से बढ़कर 26 रुपए हो गया है। इधर सरकारी बसों के किराए में भी 15% की बढ़ोतरी हुई है। ऑटो और टैक्सी के नए रेट 1 फरवरी से लागू होंगे। वहीं बसों के बढ़े हुए किराए आज रात से ही लागू हो जाएंगे। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विवेक, का झटका है मुंबई करों के लिए नए साल में ये ऑटो महंगा, टैक्सी महंगी, बस महंगी। देखिए, मिनिमम किराए में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके ऊपर जो पर किलोमीटर का भी एक रेट होता है, कितनी देर में आपका जो है अगले 3 रुपए जुड़ेंगे, उन सब के डिटेल्स क्या हैं? बिल्कुल जी विपिन, आपने देखिए ये महंगाई की मार है। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने खुद हमसे बात करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे 80 बसें सरकारी बस हैं, उनका जो रेट है वो 15%, अगर हम स्पेसिफिक नंबर बोले तो 14.57, जो लगभग 15% के आसपास होता है, वो 15% जो है वो रेट बढ़ा दी गए हैं। और ये जो नए रेट है वो आज रात 12 बजे से ही लागू कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो टैक्सी और ऑटो रिक्शा के जो फेयर है, उन्हें भी 3-3 रुपए बढ़ाए गए हैं। ये जो नए रेट है वो 1 फरवरी से लागू किए जाएंगे। देखिए, ऑटो फेयर और टैक्सी फेयर की यूनियन है वो शुरू से ही कई महीनों से मांग कर रहा था, क्योंकि डीजल पेट्रोल जो है वो काफी महंगे हो चुके हैं, सीएनजी महंगी हो चुकी है। तो इसको लेकर ऑटो यूनियन और टैक्सी यूनियन के जोर से मांग कर रहे थे कि सरकार इस मामले में ध्यान दे और पैसे बढ़ाए। हालांकि सरकार के जो ऑटो ड्राइवर और टैक्सी यूनियन की मांग थी 5 रुपए बढ़ाए जाए, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना था कि ये जो रकम है बहुत ज्यादा है। तो इस मीटिंग के बाद अब ये तय हुआ है कि ऑटो और टैक्सी की जो रकम है वो 3-3 रुपए बढ़ाए जाएंगे। लेकिन जो सरकारी बस, एसटी बस जो है, उनकी जो फेयर है वो 15% बढ़ाए जाएंगे, जो आजाद से शुरू होंगे। टैक्सी और ऑटो के फेयर 1 फरवरी से लागू किए जाएंगे नए रेट। जी, बहुत शुक्रिया विवेक के इस खबर के अपडेट के लिए। थोड़ा विवेक का ऑडियो क्वालिटी खराब था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन विवेक इस वक्त अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है, तमाम टैक्सी वालों से, बस वालों से, आम जनता से। वो फील्ड में इस वक्त, लेकिन ये अपडेट उन्होंने हमें दिया। तो मुंबई में बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा, ये तीनों महंगे हो गए। लेकिन चलिए, इसी के साथ लगे हाथों आपको थोड़ी राहत की खबर भी दे देते हैं। अमूल ने दूध की कीमतों में कटौती कर दी। लगातार पिछले कई सालों से आपने खबर हमसे ही सुनी होगी कि आज अमूल ने अपने दूध के दाम 1 रुपए बढ़ाए, 2 रुपए बढ़ाए। लेकिन ये कई अरसे बाद बड़ा मौका है जब अमूल ने अपने दूध के दामों में कटौती की है। कंपनी ने अपने 3 ब्रांड, अमूल गोल्ड, अमूल ताज़ा जो कि टोन्ड मिल्क है, और अमूल टी स्पेशल दूध का रेट कट किया है। इन तीनों ब्रांड का रेट 1 रुपए प्रति लीटर कम किया गया है। ये सभी रेट्स आज से लागू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी देने वाली बात यह है कि ये दूध के दाम में जो कटौती की गई है 1 लीटर वाले पैकेट पर ही की गई है। ठीक है, मतलब आप सोचें कि अगर 1 रुपए लीटर दूध सस्ता हो गया, आप आधा लीटर का पैकेट खरीदेंगे तो वहां पर भी आपको फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। 1 लीटर का ही पैकेट जब आप खरीदेंगे तो वो आपको पहले के मुकाबले 1 रुपए सस्ता मिलेगा। गोल्ड जो पहले 66 रुपए का था, अब 65 रुपए में आ जाएगा 1 लीटर। अमूल ताज़ा जो 54 रुपए का मिलता था, वो आपको 53 में मिलेगा। और अमूल टी स्पेशल जो दूध है 62 रुपए प्रति लीटर था, अब आपको 61 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, बशर्ते आप 1 लीटर का पैक खरीदेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, खस्ता माली हालत से जूझ रहे कोचिंग सेंटर्स। फिटजी ने दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी समेत कई जगहों पर अपनी ब्रांचेस को बंद कर दिया। यह सिलसिला पिछले 1-2 हफ्तों से जारी है, लेकिन अब ऑलमोस्ट पूरा फिटजी बंद हो चुका है। जी परीक्षाओं के बीच उठाए गए इस कदम से हजारों छात्रों की पढ़ाई अधर में लटक गई है और लाखों रुपए की फीस भी फंस गई है। और जानकारी के मुताबिक सेंटर्स अपने शिक्षकों को कई महीनों से वेतन नहीं दे पा रहा था। 6 महीने पहले भी कुछ सेंटर्स इसी वजह से बंद हुए थे। अब ज्यादातर जो टीचर्स हैं उन्होंने अपनी नई नौकरियां देख ली है और सामूहिक तौर पे उन्होंने फिटजी
छोड़ दिया है। ऐसे में कई सेंटर्स पर सीधा ताला लगा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि छात्रों की पढ़ाई और फीस का क्या होगा। फिलहाल फिजी की तरफ से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। बहरहाल हम इस पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वकील जयप्रकाश सुमानी। सुमानी साहब, तो एक देश का बड़ा संस्थान जो कि आईआईटी की कोचिंग कराता था, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई की कोचिंग कराता था और कई तरह की भी कोचिंग कराता था, अचानक से सेंटर्स बंद होने शुरू हुए और अब तो लगभग ये पूरे जितने इसके देश भर में सेंटर्स हैं उन सब पे ताला है। बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य और लाखों रुपए की फीस, सब कुछ अटक गया है। क्या विकल्प बचता है बच्चों के पास, उनके माता पिता के पास? ये बहुत धक्कादायक बात है, लेकिन ये बहुत प्लानिंग के साथ हुआ है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ है। इसलिए मैनेजमेंट में जो लोग हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसका सुमोटो भी एक्शन सरकार ने लेना चाहिए, हाईकोर्ट ने भी लेना चाहिए। अभी रहा सवाल पेरेंट कर सकते हैं, तो पेरेंट के हाथ में है। ये एक्चुअली पैसा वसूल करना ये सब सिविल नेचर में आता है, लेकिन सिविल सूट फाइल करेंगे तो कितने साल लगेंगे पैसा वसूल करने में, और उनके पास भी प्रॉपर्टी है नहीं है कुछ मालूम नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, टेढ़ी उंगली से घी निकलना पड़ता है। तो मेरी तो राय है कि जो पेरेंट या जिनका पेरेंट का पैसा डूबा है, वो अपने अपने एरिया में जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करे। पहले जो एफआईआर का जो सेक्शन था सीआरपीसी का, वो 154 था। अभी बीएनएसएस में 173 सेक्शन के अंदर ये एफआईआर कर सकते हैं। कैसी उनकी चीटिंग हुआ है, चीटिंग का सेक्शन 420 था पहले आईपीसी में, अभी बीएनएस में वो 318 हुआ है। तो ये सेक्शन में चीटिंग का अगर कंप्लेंट करते हैं, कैसे उनकी जो चीटिंग हुआ है, कैसा उनको फंसाया गया है। खाली ये एफआईआर में वहां के जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय का नाम ना लिखे, क्योंकि एम्प्लॉय का बेचारे का कुछ दोष नहीं रहता है, उनके भी पगार नहीं मिले हैं, अननेसेसरी वो अटक जाएंगे। खाली जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो मैनेजमेंट देखते थे, किसी ने फ्रेंचाइजी लिया है, किसी ने किया, ऐसे मैनेजमेंट को लोग और ये पिटजी के जो डायरेक्टर लोग हैं, इनके ऊपर एफआईआर अगर पूरे एरिया में फाइल होते हैं तो उसका जरूर कुछ ना कुछ असर होगा और किधर तो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए आ जाएगा। और दूसरा एक तरीका इसका ये भी हो जाएगा, जैसा ये हमारे इसमें प्रॉपर्टी मैटर में जैसे होम बायर्स रहते हैं, होम बायर्स का पोजीशन मिलता नहीं है, जल्दी जल्दी बिल्डिंग कंप्लीट होती नहीं है। तो ऐसे मामले में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का लागत आता है या 100 लोग इकट्ठा आ जाते हैं, 100 से ज्यादा, ऐसे लोग एक अपील फाइल कर सकते हैं। जो एनसीएलटी में अगर ये पीजी लिमिटेड कंपनी है तो फिर इसमें एनसीएलटी में भी जाने की सुविधा है, तो ये भी कर सकते हैं इसमें। जी, बहुत शुक्रिया सर, ये हमें जानकारी देने के लिए। बहुत सारे माता पिता, बच्चे जो इस वक्त परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, तो एटलीस्ट वो अपनी शिकायत किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्या कार्रवाई की जा सकती है, वो बताने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं बजट की। आने वाले बजट में गांव पर खास फोकस हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई तकनीक से सड़क बनाने और उसके मेंटेनेंस के लिए राज्यों को इंसेंटिव देने का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए खास स्कीम आ सकती है। पूरी खबर के लिए हम रुक करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय का। जी लक्ष्मण, तो क्या अपडेट है, क्या अनाउंसमेंट हो सकती है बजट में इसे लेकर? देखिए, इस बार बजट में सरकार ग्रामीण विकास को लेकर के विशेष तवज्जो दे सकती है और इसका मुख्य मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए, ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए 3 विशेष प्रस्तावों पर सरकार ने विचार किया है और उसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। पहला कि ग्रामीण सड़कें जो हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, उसके तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आवंटन बढ़ाया जाए। जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नहीं आती हैं, उनके बेहतर रखरखाव के लिए, उनके निर्माण के लिए राज्यों को इंसेंटिव दिया जाए। दूसरा कि अब तक आपने देखा कि राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर सरकार प्रोजेक्ट की पहचान करती थी, खासतौर से एक्सपोर्ट के लिए या दूसरे मकसद से। अब सरकार पंचायत स्तर पर इस एक्सरसाइज को अपनाना चाहती है। पंचायत स्तर पर जो भी प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल होंगे उनकी पहचान की जाएगी, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरफ एक खास ऐलान आप देख सकते हैं। तीसरा कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज, उनके लिए विशेष इंसेंटिव या स्कीम सरकार ला सकती है। उसका मुख्य मकसद ये हुआ कि आरआरबीज को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वायत्त बनाया जाए और उनको कैसे टेक्निकल असिस्टेंस देकर के बेहतर किया जाए, इसके लिए भी इंसेंटिव का ऐलान किया जा सकता है। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
बात बाजार की। लगातार 2 दिन की तेजी के बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट रही। सेंसेक्स 300 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 113 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में हैं। ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के बिजनेस और पॉलिटिकल लीडर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 15% किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनियां यूएस में ही प्रोडक्ट्स बनाएं। ट्रंप ने बताया कि उन्हें फेड से ब्याज दरों में कटौती करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि वह सऊदी अरब और ओपेक देशों से क्रूड के दाम घटाने के लिए कहेंगे। उन्होंने चीन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी कही है। And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly, I'm surprised they didn't do before the election. That didn't show a lot of love by them not doing it. I was a little surprised by that. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. We're going to have a very good relationship. All we want is fairness. We just want a level playing field. We don't want to take advantage. We've been having massive deficits with China. Biden allowed it to get out of hand. He's $1.1 trillion deficit. It's ridiculous. And it's just an unfair relationship. And we have to make it just fair. We don't have to make it phenomenal. We have to make it a fair relationship. Right now, it's not. तो बाजार की नजर अब बजट पर टिकी है। इससे पहले ट्रंप के एक्शन से बाजार घबराया हुआ है। क्या चल रहा है बाजार में, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 कर बजट और ट्रंप, मार्केट में हड़कंप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। कोल्ड प्ले बैंड की दीवानगी अहमदाबाद पर भी चरम पर है। कल से 2 दिन तक चलने वाले लाइव कंसर्ट की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। मुंबई के बाद अहमदाबाद में भी जो कोल्ड प्ले हो नया रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। इसी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 25 और 26 जनवरी को एक लाइव कॉन्सर्ट होगा, जिनमें दोनों दिन मिलाकर 2,20,000 से ज्यादा लोग संगीत के इस महाजलसे को लाइव एंजॉय करेगा। प्रशासन ने इनके लिए एक खास इंतजाम भी किया है। खासकर 4,000 पुलिसकर्मी को इनकी सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है। आयोजक द्वारा 1,000 से ज्यादा लोगों को स्टेडियम के अंदर बतौर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए हैं। एनएसजी की जो एक टीम है वो कॉन्सर्ट के दौरान अंदर रहेगी, ताकि कुछ भी अगर ऐसा होता है तो वो पूरी सिचुएशन को संभाल पाए। मुंबई से 3 और दिल्ली से 2 ट्रेन स्पेशल इस शो देखने वालों के लिए भी रेलवे प्रशासन ने शुरू की है। और पुलिस ने लोगों को अपील की है, खासकर ये शो देखने वाले जितने भी लोग होंगे उनको कहा है कि आप यहाँ मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेट्रो यहाँ तक आपको पहुँचा देंगी। और 2 दिन तक जब ये शो शुरू होगा, उसी शाम से रूटीन ट्रैफिक को यहाँ से रोक दिया जाएगा और अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की है। तो आप अगर मेट्रो से आएंगे तो काफी आसान रहेगा। जब अहमदाबाद का शो अनाउंस हुआ था तो 1 दिन की टिकट तो चंद मिनटों में बिक गई, लेकिन दूसरे दिन यानी कि 26 जनवरी की टिकट भी कुछ समय में सोल्ड आउट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कोल्ड प्ले अहमदाबाद में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। रेस्टोरेंट मालिकों और फूड एग्रीगेटर्स के बीच खटपट अब कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ रही है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एनआरएआई ने जोमेटो और स्विगी पर आरोप लगाया है कि ये प्लेटफॉर्म रेस्टोरेंट के ग्राहकों का डेटा चुराकर अपनी ब्रांडिंग से खुद भी अब खाना बेचने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। बर्गर से लेकर राजमा चावल और छोले भटूरे तक सब कुछ 10 मिनट में आपके घर पर डिलीवर। फूड बिजनेस एग्रीगेटर्स के इस नए दाव ने रेस्टोरेंट मालिकों की नींद उड़ा दी है।
जोमेटो ने ब्लिंकिट ब्रिस्टो के जरिए खाना बेचना शुरू किया है तो स्विगी स्नैक भी इस बिजनेस में उतर चुकी है। जेप्टो कैफे भी सिर्फ 10 मिनट में आपके घर स्नैक्स से लेकर मील तक सब कुछ पहुंचा रही है, वो भी भारी डिस्काउंट पर। इससे पहले रेस्टोरेंट मालिक एग्रीगेटर पर ज़्यादा कमीशन लेने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब पहली बार ग्राहक ही चुराने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि ये ब्रांड थर्ड पार्टी किचन से खाना मंगाकर कम दाम में बेच रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं कि ये जो जोमेटो स्विगी हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो फूड डिलीवरी करते हैं, लॉजिस्टिक्स हमारे लिए करते हैं, हमको ऑर्डर्स लाके देते हैं, जब वो इस स्पेस में घुस जाए, हमारे को उस बात से प्रॉब्लम है। क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, उनका जो ऐप है बिस्ट्रो वाया ब्लिंकिट विच इज़ ओन्ड बाय जोमेटो, एंड उनका जो ऐप है स्नैक विच इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय स्विगी। हमारे को इससे क्या दिक्कत है कि ये इसमें खुद के प्राइवेट लेबल्स बेच रहे हैं, इन द सेंस कि ये खुद थर्ड पार्टी से वो सेम प्रोडक्ट जो हम रेस्टोरेंट में बेचते हैं वो खरीद के उनका जो ब्रांड नेम है स्नैक या बिस्ट्रो उसके नाम से बेच रहे हैं, और हमारे को उस बात से दिक्कत है। एनआरआई ने अब स्विगी जोमेटो के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में प्राइवेट लेवलिंग की शिकायत दर्ज करने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट्स का ये भी आरोप है कि ये कंपनियां रेस्टोरेंट्स के ग्राहकों के डेटा का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर रही है। दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू एनी, हमसे वो कमीशन भी ले रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस भी ले रहे हैं, कस्टमर से भी ले रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं। फिर दीज एप्स आर like they're destroying this restaurant line basically because these apps are their own apps. And how can you see, I can understand that you're delivering ice cream in 10 minutes or packets of biscuits or chips in 10 minutes because all you have to do is pick it up and deliver. But how can you deliver food in 10 minutes? हमने इस बारे में स्विगी और जोमेटो दोनों कंपनियों से बात की। स्विगी ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं जोमेटो के फाउंडर सीईओ दीपेंद्र गोयल ने रेस्टोरेंट मालिकों को लिखा था कि ब्रिस्टो केवल स्नैक्स और ड्रिंक्स की फास्ट डिलीवरी करता है और रेस्टोरेंट से कंपटीशन नहीं है। ब्रिस्टो का बाजार में हिस्सा केवल 0.5% होगा, जो रेस्टोरेंट उद्योग के लिए खतरा नहीं है। कंपनी ने रेस्टोरेंट के ग्राहकों का डेटा इस्तेमाल करने के आरोप को भी गलत बताया है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और रेस्टोरेंट ओनर के बीच विवाद कोई नया नहीं है, कभी बहुत ज्यादा कमीशन को लेकर तो कभी प्लेटफॉर्म फीस को लेकर। लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि इस बार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स खुद खाना बना भी रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं, वो भी 10 मिनट में डिलीवरी के प्रॉमिस के साथ। रोहन सिंह, दिल्ली। तो रेस्टोरेंट मालिकों और स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के बीच में अब ठन गई है। इस लड़ाई का ग्राहक की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, तो आज हम इस पर करेंगे चर्चा। आज के कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर ऑनलाइन के संग रेस्टोरेंट की जंग। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। तो आवाज समाचार की इस एडिशन में इतना ही, लेकिन ये खास कंज्यूमर अड्डा आपके लिए बस कुछ ही देर में लेकर आएंगे 5:57 पे, जहां बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत होगी रेस्टोरेंट और स्विगी जोमेटो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बीच में जो जंग छिड़ गई है अब वो आपकी जेब तक भी पहुंच रही है। चर्चा 6 बजे। नमस्कार।